नमस्कार प्रिय छात्र, आज का जो टॉपिक है वो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। और बीए प्रथम वर्ष में जो टॉपिक है, पहला वाला टॉपिक है वो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बता दिया था। आज अगला टॉपिक है कि पृथ्वी की जो जमीन है या धरातल है, इस धरातल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है या कौन कौन सी शक्तियां हैं जिससे जमीन का धरातल है वो एक बैलेंस रूप में या एक प्रकार से स्थिति रूप में या समान रूप में या समान स्तर में आ सके। इस हिसाब से कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो जमीन में इस प्रकार की जो आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो जमीन पर पर्वत है, पठार है, मैदान है या अन्य विभिन्न प्रकार की आप आकृतियां देख रहे हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो अभी किस प्रकार अवस्था में है, पहले कैसे थी और इन सभी के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे ये बनी है और उनका एक रूप बना है। तो इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करने वाले बल अथवा शक्ति, यानी बल या शक्तियां, कुछ भी कह सकते हैं या फोर्सेस। ये जो टॉपिक्स है वो टॉपिक है डिपेंड कर रहा है, आपका टॉपिक है कि ये जो बल है वो बल दो प्रकार से पृथ्वी पर क्रियाशील है। एक तो है आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। अब ध्यान रखिए कि आंतरिक बल और बाह्य बल है क्या, कि आंतरिक बल से तात्पर्य जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार की आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की तापमान की वजह से या घनत्व की वजह से या फिर पृथ्वी की ग्रेविटी घूर्णन गति के कारण से या आपके विभिन्न दोनों विभिन्न परतों के बीच में घर्षण के कारण से, तो जो तापमान में अंतर आता है या विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज क्रिएट होती है, जिसका आप लोगों ने देखा भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, आपके समझ दिमाग में ये आता है कि क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारक है, कि इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे हिलाया जाता है, इतना बड़ा ज्वालामुखी कैसे निकलता है। तो ये सब जमीन के अंदर इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है जिससे यह जो आपके सामने अर्थक्वेक की कभी-कभी एक्टिविटीज आ जाती है या ज्वालामुखी की एक्टिविटीज आ जाती है, ये जो है इसके पीछे कई सारे फैक्टर रहते हैं। कि भूकंप के पीछे जो फैक्टर रहता है कि प्लेटों के आपस में टकराने से वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन आगे की तरफ मूवमेंट करता जाता है। ज्वालामुखी के पीछे ये फैक्टर रहता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो तप्त मैग्मा होता है वो मैग्मा बाहर आकर वो विभिन्न दबाव से बाहर आने का प्रयास करता है और जमीन पर जाकर फैलता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। तो ये जो जन्म कैसे होती है, इसके जन्म के पीछे ये कारण होता है कि जमीन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह इस प्रकार के पदार्थ, इसमें कंटिन्यू रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और वह कंटिन्यू जलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने जब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, उसमें क्रस्ट, मैंटल और कोर बताया था। तो इन जो आपके परतें हैं, इन परतों के मध्य आकार और उनकी द्रव्यमान के मध्य आकार और उनके रूप, उनके आकार की वजह से इनके बीच में पृथ्वी की घूर्णन गति से इनका आकार चेंज होता है। आकार से इनके बीच में एक प्लेट आगे निकल जाती है, दूसरी प्लेट पीछे जाती है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण भी वहां पर तापमान, अत्यधिक मात्रा में तापमान पाया जाता है और तापमान से यह जमीन का जो आंतरिक भाग होता है, लावा होता है, वो लावा आंतरिक मैग्मा होता है, बाहर आने का प्रयास करता है। एक तो पीछे ये कारण रहता है। फिर पृथ्वी ग्रेविटी फैक्टर होते हैं। तीसरा आता है कि जमीन के ऊपर पृथ्वी का ऊपरी धरातल है वो तो धीरे धीरे ठंडा आ रहा है, परंतु अंदर का भाग वैसा का वैसा है, तो ऊपर का भाग सिकुड़ रहा है, नीचे का भाग फैला हो रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जमीन के आंतरिक भाग में वो जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस अभी भी वैसे अनुप्रस्थ क्रिया में बन रही है। तो ये कुछ ऐसे कई फैक्टर है जिससे जमीन का जो रूप है वो रूप निरंतर ये कई रूप में बदलता। पृथ्वी पहले देखा था कि पृथ्वी का जो आकार था उसमें केवल एक ही महाद्वीप होता था और बाकी सारा महासागर था, या जिसे कहा गया पेंजिया कहा, पेंजिया के चारों पैंथालसा महासागर था। तो बाद में इन महाद्वीपों का धीरे धीरे विखंडन हुआ और विखंडन होने के आज महाद्वीप 7 प्रकार के महाद्वीप बस। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो इसके अपने आप में यह इस रूप का या वर्तमान रूप को बताते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए
हम आज का जो टॉपिक है कि ये जो आंतरिक बल है, बाह्य आंतरिक से तात्पर्य जमीन के अंदर की, बाह्य जमीन से बाहर, मतलब ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के अंदर भी जो शक्तियां हैं वो क्रियाशील है, और जमीन के बाहर भी कुछ शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्रियाशील है। तो ये अंदर की शक्तियां कैसे काम करती है और बाहर की शक्तियां कैसे काम करती है, इनके क्या रूप है, इस टॉपिक को हम लोग आगे तक आज बढ़ेंगे। तो आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, आंतरिक शक्तियां से तात्पर्य जमीन के अंदर की वाली शक्तियां जिसका रूप आप लोगों को मैं बताऊंगा, और बाह्य यानी जमीन के बाहर वाला। ये जो आंतरिक शक्तियां होती है इनसे जमीन का निर्माण होता है, जमीन पर विभिन्न रूप बनते हैं, चाहे पर्वत बनता है, पठार बनता है, मैदान बनता है, सागरी तली बनती है, झील बनती है, या कोई खाड़ी बनती है, या फिर आपके छोटे रूप बन सकते हैं, महासागर बन सकते हैं। तो ये जो इनका जो काम होता है आंतरिक बलों से, जमीन में कुछ भाग नीचे स्तर करते हैं, कुछ भाग ऊपर उठ सकते हैं, कुछ भाग में दरार आ सकते हैं, कुछ भाग में एकदम एक बड़े हिस्से पे उसका मोड़ बन जाता है। तो ये जो इसका जो काम है, आंतरिक बलों का जो मुख्य काम है वो जो है निर्माण, यानी जमीन पर विभिन्न प्रकार की जो स्थल है या जमीन पर आकृतियां हैं, उन आकृतियों का निर्माण करने का जो मुख्य जो आधार है वो यह आंतरिक बल है। और इन निर्मित आकृतियों को तोड़ने से मतलब ये जो आप जमीन पर जो देख रहे हैं बड़े बड़े पर्वत, पठार, मैदान, इनको जो घिसने का, तोड़ने का, क्रैक करने का, या उसको एक समान रूप में लाने का, या उनको जो इनका जो कार्य होता है, इनको जो समान करने का जो कार्य करता है वो जमीन के बाहरी भाग यानी धरातल के ऊपरी भाग पर जो बनाते हैं, उनमें से जल है, हिमानी है, वायु है, सागर का जल है और भूमि का जल। ये क्या करते हैं कि जो जमीन से आकृति बनी है उनको तोड़ने का या विनाश करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि जितना जमीन से बाहर निकला है उतना वापस भाग नीचे जाएगा, और एक जमीन पर बैलेंस स्थिति बनती है, जिसे कहते हैं भू संतुलन। यही भू संतुलन आगे चल के इसी में यह। तो अब जो टॉपिक है कि आंतरिक बल कैसे होते हैं, क्या, तो आंतरिक बलों में सामान्यतः दो प्रकार के बलों का एक रूप पाया जाता है कि जमीन पर कुछ तो बल ऐसे होते हैं जो लंबवत मतलब पड़ी हुई अवस्था में चलते हैं, और खड़ी अवस्था में ऊपर और नीचे, मतलब कुछ भाग ऊपर उठता है, कुछ भाग नीचे होता है, और कुछ बल ऐसे होते हैं जो पड़ी अवस्था में चलते रहते हैं, जिसे कहते हैं क्षैतिज और लंबवत। अब मैं थोड़ा सा इसको पीछे जाता हूं कि इन बलों को हम लोग बांटते कैसे हैं। इन बलों को दो प्रकार के, किसके आधार पर, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो फैक्ट्स, उनकी जो उसके अनुसार उसको तीव्रता के आधार पर सामान्यतः इन बलों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आकस्मिक बल और मंद गति बल। आकस्मिक बल से तात्पर्य ऐसे बल जो यकायक मतलब तीव्र गति से आसानी से या कुछ ही सेकंडों में एक्टिव होते हैं और वहीं जाकर समाप्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया है भूकंप और ज्वालामुखी। ये क्या है कि कुछ ही टाइम के बाद उत्पन्न होते हैं और थोड़े समय बाद ही उसका समाप्त हो जाती है। और ज्वालामुखी भी कुछ ऐसी क्रिया होती है, या तीव्र गति से विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद वो जाके टूट जाता है। तो ये इस प्रकार के जिसका कुछ ही समय में, यानी कि आप कह सकते हैं कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, जिसे वो मतलब आपकी एक आदमी अपनी लाइफ उसको आसानी से देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। तो इन्हें कहते हैं आकस्मिक बल, समय के अनुसार। या तो इनकी तीव्रता अधिक होती है और कुछ ही समय तक इनका यह चलते हैं। इनके रूपों में यदि हम लोग देखेंगे तो केवल दो ही नाम आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। अब ये तो तीव्रता कौन सी थी, तीव्रता अत्यधिक तीव्रता और सबसे अधिक तीव्रता वाले और सबसे मंद तीव्रता, यानी जिसे कहते हैं मंद गति के बल। इस तरह में हम लोग मतलब एक तो तीव्र गति से होते हैं, फटाफट हो गया और फटाफट समाप्त हो गया, परंतु कुछ ऐसे बल होते हैं जो धीरे धीरे क्रिया से कई हजारों वर्ष तक क्रियाशील रहते हैं, और उसको एक आदमी यानी वर्ष में कुछ सेकंड, कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर या इतना ही चेंज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे बलों को कहते हैं मंद गति। इससे क्या होता है कि जमीन पर जो रूप होते हैं, जो धरातल के रूप होते हैं, वो इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं कि उसे एक आदमी होता है, एक आम इंसान उन बलों को महसूस
महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी इनकी गति, इनकी जो स्पीड होती है अत्यधिक मंद होती है। और ये बल भी दो प्रकार के होते हैं कि इनका जो काम होता है, इन बलों का काम होता है कि धरातल के रूप को बदलना। धरातल इसका जो ये धरातल का रूप होता है उसको, यद्यपि काम तो इनका भी ये धरातल का रूप ही बदलना होता है, परंतु ये क्या होते हैं, मंद गति से चलते हैं तो धरातल धीरे धीरे इसमें मंद होता रहता है। तो ये दो प्रकार के बल है आपके, इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किनके आधार, किस आधार पर, क्षेत्र के विस्तार, मतलब ये तो कुछ ही क्षेत्र में कुछ ही जगह में होते हैं, परंतु इनका एरिया लंबा होता है। इस मंद गति के बलों में एरिया लंबा होता है और इसको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर दो भागों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है, महाद्वीपों में परिवर्तन होता है या जमीन में परिवर्तन होता है। सेकंड होता है जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस महाद्वीपों का निर्माण से तात्पर्य जमीन का, यहाँ से स्थल का चेंज होता है, स्थल में कोई भी चेंज होता है। और इससे सेकंड में जिसमें इसे कहते हैं इपोजेनेसिस और इसे कहते हैं ओरोजेनेसिस, यानी कि महाद्वीपीय निर्माण बल और पर्वतीय निर्माण, ये दो बल होते हैं। इन बलों में भी हम लोग जो, यदि हम लोग देखें तो इनमें जो महाद्वीपों में जो चेंज होते हैं उन चेंज के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से चेंज होते हैं। पहले महाद्वीप से तात्पर्य यहाँ पर स्थल है, जमीन है, ये जमीन में कैसे चेंज होते हैं। अब चेंज में भी दो प्रकार के चेंज होते हैं। एक होता है अपलिफ्ट होता है, यानी कि जमीन का उठाव होता है। एक होता है कि जमीन में धसाव होता है। अब धसाव का जो रूप होता है वो भी इस प्रकार से है, जिसे हम अलग अलग भूगोल की भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। फर्स्ट, उत्थान और निर्गमन। उत्थान से तात्पर्य कि जमीन का ऐसा हिस्सा जो अपने समीपवर्ती स्थल से उठ जाता है, महाद्वीप का कोई भी महाद्वीपीय भाग अपने समीपवर्ती महाद्वीप से उठ ऊपर, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास एक रोड है, अपने आप स्वतः उठता है, तो इसे कहेंगे हम लोग उत्थान। ठीक इसी प्रकार निर्गमन में क्या होता है कि स्थल, कोई भी स्थलीय भाग समीपवर्ती समुद्री भाग से ऊपर उठता है तो वो कहलाएगा निर्गमन। अवतरण की जो क्रिया होती है वो अधोमुखी क्रिया। अवतरण यानी कि मैंने क्या कहा, दो प्रकार के बल है, एक तो ऊपर उठना, जमीन में कोई भाग ऊपर उठता है, दूसरा होता है अधोमुखी बल, यानी उससे जमीन का कोई भाग नीचे धंसता है। तो ये है उर्दू निर्गमन में हमेशा निर्गमन और उत्थान में दोनों में जमीन का ऊपर उठना होता है। एक में स्थल का समीपवर्ती स्थल से ऊपर उठना, दूसरा स्थल का सागर से दूसरे अपने सागरी भाग से ऊपर उठना। तो निर्गमन में स्थलीय भाग जब सागरी भाग से ऊपर उठता है तो वो जो क्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी निर्गमन क्रिया कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार अधोमुखी में जमीन नीचे धंस रही है